हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी की नियमावली की प्रति जारी कर दी गई है और हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में इसी के बारे में देखने वाले हैं कि कुल जो है यहाँ पर 41 पॉइंट जो नियमावली में शामिल किए गए हैं, इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या बातें कही गई हैं और अगले जो भी यहाँ पर वैकेंसी होगी जेपीएससी की, अब इसी के तहत नियुक्ति की जाएगी। तो ये आपके लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी होगी, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों, झारखंड में पहली बार ये वार्षिकी पुस्तक हमारी आ रही है और ये आपके काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होने वाला है। ऐसा पहले नहीं मिलता था आपको करंट अफेयर्स, लेकिन अब आपको यहाँ पर डेली आधारित प्लस में वार्षिकी यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। झारखंड करंट अफेयर्स देखने को पहले प्रश्न नहीं मिलते थे, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी बुक आ रही है, 10 तारीख से ये मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा, हमारा झारखंड करंट अफेयर्स का बुक, और ये अमेजन पर भी उपलब्ध होगा और वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं या फिर दुकान से भी परचेज कर सकते हैं। और परचेज जरूर करिएगा, आपके एग्जाम में ये काफ़ी तैयारी में काफ़ी यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, इस बुक को जरूर परचेज करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि बुक जो है वो झारखंड करंट अफेयर्स की प्रायोजन पब्लिकेशन की और ये हमारे जेएल झारखंड लाइव की तरफ से, दोनों की कंबाइंड की तरफ से ये बुक आ रही है मार्केट में। और ये जो नियमावली है वो काफ़ी लंबी है, 41 बिंदुओं पर जो है यहाँ पर इसमें आधारित है और यहाँ पर इंग्लिश में ये जारी किया गया है। मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इस जो नियमावली का नाम रखा गया है वो झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 रखा गया है। दिस शैल एक्सटेंड टू द होल स्टेट ऑफ झारखंड, ये पूरे झारखंड राज्य में लागू होगा। दिस रूल्स शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ दियर पब्लिकेशन इन द स्टेट ऑफिशियल गैजेट। तो ये नियमावली जो है वो जिस दिन जारी हुआ, पब्लिकेशन हुआ है, उस दिन से ये लागू रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स जो दिए गए हैं उसका डिफाइन किया गया है कि अपेंडिक्स मीन्स यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट मीन्स कौन सा डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स क्या है, एग्जामिनेशन मीन्स जो है यहाँ पर कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, ये नियमावली में दर्शाई गई है। तो यहाँ पर उसके बाद है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। तो जहाँ भी ये वर्ड शब्द आएगा नियमावली में, तो उसका मतलब समझना है कि आपके जो ये 32 अनुसूचित जनजातियाँ शामिल हैं उनको इंगित किया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है, एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहाँ पर जो है वो डिफाइन किया गया है। और स्टेट मीन्स यहाँ पर स्टेट ऑफ झारखंड हो जाएगा। पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज की यहाँ पर कम से कम जो है किनको माना जाएगा, जिनका 40% यहाँ पर डिसेबिलिटीज है, उन्हीं को पर्सन विथ बेंच मार्क PWD की कैटेगरी में माना जाएगा। उससे अगर लेस देन है तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये डिफाइन किया गया है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS मीन्स दैट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS है, तो ये समय समय पर निर्धारित जो आर्थिक सीमा है उसकी यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। उसके आधार पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा, आपको माना जाएगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 1 एंड बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 2। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 1 एंड बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 2 मीन्स दैट इंक्लूड्स ऑल क्लासेस व्हिच हैव स्पेसिफाइड इन द एनेक्सर 1 एंड 2 ऑफ द झारखंड। तो ये जो नियमावली बनी थी 2001 में, इसके अंतर्गत ये जो नियमावली थी झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण यहाँ पर देख लीजिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 2001 में जो नियमावली बनी थी उसके अंतर्गत यहाँ पर उनको माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट देख लीजिए, कुल जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू डायरेक्ट कोटा वैकेंसीज इन द सर्विसेज लिस्टेड बिलो थ्रू द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स। तो कुल जो नेम ऑफ सर्विस है वो 15 है और वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, झारखंड पुलिस सर्विस है, झारखंड प्रिजन सर्विस है, झारखंड प्रोबेशन सर्विस है, झारखंड फाइनेंस सर्विस है, झारखंड इंफॉर्मेशन सर्विस है, झारखंड लेबर सर्विस जनरल कैडर के लिए 7वां नंबर ये यहाँ पर जो सर्विस है। उसके बाद झारखंड एजुकेशन सर्विस क्लास 2 के लिए यहाँ पर है और नेम ऑफ सर्विस है, ये सारे विभाग है ये। और झारखंड कोऑपरेटिव सर्विस है, झारखंड सोशल सिक्योरिटी सर्विस है, झारखंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, झारखंड एक्साइज
सर्विस है, झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस है, झारखंड होम गार्ड गैजेटेड सर्विस है और 15वां जो लास्ट है यहाँ पर झारखंड म्युनिसिपल सर्विस कैडर यहाँ पर है। तो कुल जो है 15 विभाग हैं जिनके अंतर्गत यहाँ पर नेम ऑफ सर्विस है, जिनके अंतर्गत परीक्षा जो होगी इनमें इन विभागों में नियुक्ति की जाएगी, इन पदों के लिए नियुक्ति की जाएगी। गवर्नमेंट में ऐड और डिलीट फ्रॉम द सर्विसेज मेंशन्ड अबव और चेंज दियर नेम्स। तो यहाँ पर सरकार जो है वो इसमें चेंज भी कर सकती है नेम और डिलीट भी कर सकती है किसी भी विभाग का नाम या पद का नाम। दिस रूल्स विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट थ्रू द लिमिटेड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेट सर्विसेज। तो ये जो सीमित परीक्षा होती है उसके लिए ये नियमावली नहीं लागू होगी। ये नियमावली सिर्फ जो है यहाँ पर जेपीएससी जो कंडक्ट करेगी उसके लिए लागू होगा, सीमित परीक्षा के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। द एबव मेंशन सर्विस शैल बी गवर्न बाय द प्रमोशन एंड सर्विस कंडीशन। के बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रमोशन है एंड सर्विस कंडीशन है, रूल्स है, वो यहाँ पर जो विभाग होगी उसके अनुसार यहाँ पर निर्धारित की जाएंगी। प्रमोशन होता है विभाग में तो वो विभाग द्वारा सारा कार्य किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है सारे जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी डिपार्टमेंट का होगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये प्रकाशित की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो अगला पॉइंट है उसमें कहा गया है कि द कंसर्न कैडर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट शैल कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो हर साल जो है यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कैलकुलेट करेगी डिपार्टमेंट, विभाग, जो भी विभाग है इन 15 विभागों में सभी में यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल 1 जनवरी को यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएगी कि किस विभाग में कितनी सीटें यहाँ पर खाली है और किस में कितना यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। और ये सारे जो है यहाँ पर किए जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद जो भी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकल कर आएगी, रिक्त पदों की संख्या निकल कर आएगी, कमीशन जो है यहाँ पर अनाउंस करेगा, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनसे आवेदन आमंत्रित करेगा। द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज कैंडिडेट बाय द कमीशन शैल बी नोन आफ्टर द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन अंडर दीज रूल्स। और उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट में मेंशन किया गया है कि अगर किसी वर्ष में जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है, वैकेंसी नहीं जारी करती है, तो कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। सपोज कि जैसे अभी हो रहा है 7वां 8वां 9वां 10वां भी हो रहा है, इसी तरह से वो विज्ञापन जारी करेगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पर्टिकुलर ईयर्स देन द कमीशन विल होल्ड द एग्जामिनेशन फॉर 2 और मोर ईयर्स टुगेदर बाय क्लबिंग द वैकेंसीज। सभी जितनी सारी वैकेंसी रहेगी उनको जोड़कर एक साथ यहाँ पर कंबाइंड एग्जामिनेशन करवाएगी जेपीएससी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, द कमीशन एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम विल कंडक्ट द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन दीज रूल्स एंड अपेंडिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मेंशन किया जा रहा है उसी के अंतर्गत हर साल जो है वो जेपीएससी विभाग जो है यहाँ पर जेपीएससी की एग्जामिनेशन करवाएगी। द डेट्स ऑन विच एंड प्लेसेस एट विच द प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका जो पीटी और मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो आपको यहाँ पर शैल बी हेल्ड फिक्स्ड बाय द कमीशन। ये निर्धारित किया जाएगा कहाँ होगा, किस समय पर होगा, ये निर्धारित करेगा कौन, तो ये करेगा विभाग जो है जेपीएससी है वो निर्धारित करेगी। उसके बाद यहाँ पर अब सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बिंदु है वो एज के लिए है। देख लीजिए, अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो उम्र सीमा की यहाँ पर बात की गई है। तो एक कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है। कम से कम आपका 21 साल हो रहा होना चाहिए। और कब हो रहा होना चाहिए ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फॉलोइंग मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फॉर द एग्जामिनेशन अंडर दीज रूल्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट्स का कम से कम 21 साल होना चाहिए। जिस भी मंथ में ये विज्ञापन जारी होगा उसके पहले तारीख से ये गिना जाएगा आपका उम्र सीमा कट ऑफ। और उम्र सीमा जो है यहाँ पर कब से गिना जाएगा, जिस भी महीने में विज्ञापन जारी होगा उसके पहले दिन जो होगा वो उस मंथ का पहला दिन होगा, वो कट ऑफ डेट रहेगा आपका, ठीक है। सपोज कि आज यहाँ पर सपोज कि 10 तारीख को मान ली सपोज कि विज्ञापन आपका जारी होता है, तो जो कट ऑफ डेट रहेगा वो 1 जनवरी से आपका कट ऑफ डेट रहेगा, ठीक है। 1 जनवरी से आपका कट ऑफ डेट रहेगा। इस तारीख को आपको कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा की रखी गई है वो 35 साल यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए द अपर एज लिमिट यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एनेक्स्चर 1, बैकवर्ड क्लासेस एनेक्स्चर 2 में आते हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर 37 ईयर निर्धारित किया गया है। फीमेल अनरिजर्व एक्सट्रीमली बैकवर्ड है क्लासेस एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 में, तो उनके लिए 38 ईयर यहाँ पर निर्धारित किया गया है, 38 साल। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, SC ST के लिए यहाँ पर जो है मेल एंड फीमेल सभी के लिए 40 वर्ष यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए यहाँ पर 35 साल निर्धारित किया गया है।
पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 10 साल का छूट दिया जाएगा उम्र सीमा में, और एक सर्विसमैन होंगे तो उनको यहाँ पर 5 साल का छूट दिया जाएगा। ये यहाँ पर जो है वो कट ऑफ एज जारी किया गया है। कैंडिडेट्स हु हैज रेंडर्ड एटलीस्ट 3 years ऑफ रेगुलर सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड 5 years रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट। तो जो भी यहाँ पर सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उनको यहाँ पर 5 साल का जो है वो उम्र सीमा की छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो यहाँ पर कहा गया है कि अगर सपोज यहाँ पर कोई SC/ST कैंडिडेट्स है और वो PWD भी है तो ये दोनों ही अवेल यहाँ पर कर सकते हैं। जो आरक्षण का नियम है तो वो दोनों ही यहाँ पर इन पर लागू होगा। ठीक है, SC/ST का भी यहाँ पर लाभ मिलेगा और PWD का भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर अगला पॉइंट में जो कहा गया है वो कहा गया है एज रिलैक्सेशन, और जो यहाँ पर PWD के कैंडिडेट्स हैं उनको छूट जो दी जाएगी उनके जांच के उपरांत सही पाए जाने पर ही आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। उसके बाद द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय द कमीशन इज दैट इंटर्ड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है कंसिडर कब से किया जाएगा, जो मैट्रिक में आपका सर्टिफिकेट में मार्कशीट में या फिर सर्टिफिकेट में जिसमें भी डेट मेंशन किया गया है आपका डेट ऑफ बर्थ, वही आपका यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया वही आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा, कट ऑफ डेट माना जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें यहाँ पर तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है अगर आप एलिजिबल है तो। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। इस जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अंतर्गत अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर कितनी बार भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं JPSC की। नेशनलिटी की बात करें तो कैंडिडेट्स मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना यहाँ पर जो है वो आवश्यक है। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, किसी भी विश्वविद्यालय से आपके यहाँ पर डिग्री जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपका यहाँ पर कम से कम जो है स्नातक होना चाहिए आपको। ठीक है, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो 11 नंबर पॉइंट है, कैंडिडेट्स मस्ट पे द फी। यहाँ पर JPSC जो भी विज्ञापन जारी करेगी तो उसमें आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फी जो है आपको पे करना होगा। बाद यहाँ पर 12 नंबर जो पॉइंट है उसमें मेंशन किया गया है कि जो भी यहाँ पर जो टेम्पररी परमानेंट है या फिर टेम्पररी यहाँ पर कैपेसिटी और एज वर्क चार्ज एम्प्लॉयज यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस के अंतर्गत, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो उनको अपने विभाग के जो हेड ऑफिसर डिपार्टमेंट है उनको सूचित करना होगा कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है वो मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर ऐसा यहाँ पर जो है वो नहीं करते हैं तो उन पर जो है यहाँ पर उनका कैंडिडेचर जो है यहाँ पर रिजेक्शन किया जाएगा फॉर्म का। ठीक है, तो आपको सूचित करना यहाँ पर आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर पर जो यहाँ पर बातें कही गई है वो देख लीजिए। तो द डिसीजन ऑफ द कमीशन एज टू एलिजिबिलिटी और अदरवाइज ऑफ ए कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन शैल बी फाइनल। ठीक है, तो जो भी विभाग यहाँ पर तय करेगा वही यहाँ पर जो है वो फाइनल यहाँ पर माना जाएगा। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। तो जो भी यहाँ पर नियम और शर्त है वो सारे फुलफिल करते हैं तभी आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो भरिए। और अगर यहाँ पर किसी भी स्टेज में प्रीलिमिनरी PT में या फिर मेंस एग्जामिनेशन में या फिर इंटरव्यू के टाइम में किसी भी वक्त अगर यहाँ पर ऐसा पाया जाता है कि आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर जो रिजेक्शन है वो आपको कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी टाइम विभाग के द्वारा। ठीक है, और ये पूरी स्वतंत्र यहाँ पर जो दी गई है वो विभाग को दी गई है। नो कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मेंस अनलेस ही होल्ड्स सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। के बाद यहाँ पर कहा गया है 14 नंबर पॉइंट में, नो कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन अनलेस ही होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन फॉर द एग्जामिनेशन। अगर यहाँ पर जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो होल्ड नहीं करते हैं तो यहाँ पर PT और मेंस एग्जामिनेशन में जो है यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नो रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रिसिव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स आफ्टर ही हैज सबमिटेड। जब यहाँ पर एक बार आप जो है यहाँ पर 15 नंबर बिंदु में कहा गया है कि जब एक बार आप यहाँ पर फॉर्म भर देंगे तो वो फिर आपका वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए कैंडिडेट्स हु इज और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन इज टू गिल्टी ऑफ। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी अगर आप यहाँ पर कार्य करते हैं तो आपको यहाँ पर गिल्टी माना जाएगा, यहाँ पर दोषी माना जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ऑफरिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन और अप्लाइंग प्रेशर ऑन डिपार्टमेंट, ब्लैकमेलिंग और थ्रेटनिंग और टू ब्लैकमेल एनी पर्सन कनेक्टेड विद द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये सारे कार्य जो होंगे वो इलीगल माने जाएंगे, गिल्टी माने जाएंगे और दोषी आपको माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर
पर कोई भी अपलोडिंग इररिलेवेंट फोटो यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल जो फोटो और सिग्नेचर होगा वही आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, कोई भी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपको फिर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दोषी माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, मेकिंग स्टेटमेंट्स विच आर इनकरेक्ट और फॉल्स सरप्रेसिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन और रिजॉर्टिंग और टू द फॉलोइंग मीन्स इन कनेक्शन विथ हिज कैंडिडेचर फॉर द एग्जामिनेशन नेमली। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो सही सही भरने हैं। ठीक है, कोई भी फैब्रिकेटेड आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है और कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि आप किसके अंतर्गत जो है यहाँ पर गिल्टी माने जाएंगे। ठीक है, किसी को हैरास नहीं कर सकते, कोई भी इंस्ट्रक्शन वायलेशन आप नहीं यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, चलिए नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पर, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किया गया वो देख लीजिए, ये आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो कैंडिडेट्स हु obtained minimum qualifying marks of 40% in aggregate shall only be considered by the commission while preparing the section list for main examination and for preparing the merit list for the purpose of main interview test. However, the minimum qualification marks shall be relaxable as per following criteria. तो जो मिनिमम यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स आपको लाना है, जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो यहाँ पर देख लीजिए, तो 32% यहाँ पर कम से कम जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और यहाँ पर फीमेल्स के लिए यहाँ पर रखा गया है। वहीं पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 1 की बात करें तो 34% यहाँ पर निर्धारित किया गया है। कम से कम आपको इतना नंबर लाना होगा तभी आप जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है वो सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस एनेक्सर 2 के लिए 36.5% कम से कम आपको नंबर जो है वो लाने होंगे। और उसके बाद प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो है उनको कम से कम यहाँ पर जो 32 अनुसूचित जनजाति है उनको यहाँ पर कम से कम जो है 30% यहाँ पर नंबर लाना होगा, तभी यहाँ पर जो है वो क्वालिफाई माने जाएंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 40% निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कट ऑफ रखा गया है कैंडिडेट्स के लिए, क्वालिफाइंग जो यहाँ पर कट ऑफ रखा गया है वो ये रखा गया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत यहाँ पर आपको क्वालिफाई माना जाएगा, तो कम से कम आपको इतने नंबर लाने हैं मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक चीज और समझिएगा कि यहाँ पर जो एक वर्ड यूज किया गया है एग्रीगेट 40%। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपको एग्रीगेट लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ओवरऑल पेपर में कितना लाना है, एग्रीगेट जो मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ तय किए गए हैं उतना आपको कम से कम ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिलाकर इतना प्रतिशत लाना है। इससे पहले क्या होता था कि आपको पेपर वाइज, हर पेपर वाइज आपको क्वालिफाई कर रहे होते थे, कम से कम हर पेपर में आपको क्वालिफाई कर रहे होते थे और उसके बाद आप क्वालिफाई माने जाते थे। लेकिन यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है एग्रीगेट आपको यहाँ पर मार्क्स लाने हैं, और ये जो है एग्रीगेट मार्क्स ये आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसी के अंतर्गत आपको ओवरऑल इतना परसेंट आपका मार्क्स होगा तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए पेपर 1 और पेपर 2 लैंग्वेज पेपर के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि मार्क्स ऑब्टेन इन मेन रिटेन एग्जामिनेशन पेपर 1 लैंग्वेज जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश विच इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि ये जो है यहाँ पर 1 से लेकर 6ठी तक जो हुआ है वो यहाँ पर क्वालिफाइंग में नहीं होता था ये, बल्कि वो मार्क्स जो है वो आपका मेरिट लिस्ट तैयार करने में ऐड होता था। पेपर 1 और पेपर जो यहाँ पर लैंग्वेज था आपका यहाँ पर जनरल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो पेपर था वो मेरिट लिस्ट में ऐड होता था, लेकिन अब ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ये सिर्फ यहाँ पर आपका अब ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर 30% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 30% मार्क्स लाने हैं आपको यहाँ पर और आप क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर 1 जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए। ये आपके मेरिट लिस्ट में मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होंगे, ये यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। इंटरव्यू और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका ये ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला जो बिंदु है वो काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और द एडेक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन द ईयर ऑफ वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट। तो 15 गुना आपका यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा, जितना भी विज्ञापन जारी होता है उसका 15 गुना कम से कम यहाँ पर रिजल्ट जो है वो दिया जाएगा। ये आपका ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है अप्रोक्सीमेटली, तो 15 गुना कम से कम आपको यहाँ पर रिजल्ट जो है वो पीटी के लिए दिया जाएगा। पीटी जब यहाँ पर आप जो क्वालिफाई करेंगे वो 15 गुना वैकेंसीज के 15 गुना यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और ये जो होंगे यहाँ पर देख लीजिए मेंशन किया गया है आगे, filled in the said range that all those candidates irrespective of categories who secure the same percentage of marks as may be fixed by the commission for any lowest range will be admitted to the main examination। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो irrespective of categories, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे तो वे जो है ऑटोमेटिकली अगर जनरल मार्क्स का कट ऑफ अगर अचीव कर लेते हैं तो वो जनरल में शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से जो है वो यहाँ पर 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा।
जाएगा। तो जो रिजर्व क्लास के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होने वाला है उनको, कि जब वो जनरल का मार्क्स, सपोज कि जनरल का कट ऑफ जो जाता है, मान लीजिए सपोज कि 200 में, ठीक है, 200 में अगर कट ऑफ जाता है, जनरल का 100 मार्क्स जाता है, और ओबीसी जनरल ओबीसी का समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर 95 गया, तो ओबीसी वाले अगर यहाँ पर 101 लाते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरल में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। ओबीसी वाले या फिर एससी एसटी अगर कैंडिडेट्स होंगे तो वो जनरल में शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा पीटी में। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया है। पहले क्या होता था कि कोटिवार यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता था, ओबीसी वाले ओबीसी में ही यहाँ पर फाइट करेंगे, इसका 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है वो ओवरऑल यहाँ पर आपका 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो जो अगर ओबीसी के कैंडिडेट्स होंगे और जनरल के मार्क्स के बराबर ले आते हैं तो उनको जनरल में एज्यूम किया जाएगा, ठीक है, और वे इस तरह से यहाँ पर इस तरह से 15 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि जो कट ऑफ तय होगा, और अगर यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट्स अगर नहीं मिलते हैं विभाग को, तो वो क्या करेगी कि जनरल का जो कट ऑफ होगा उससे 8% नीचे तक यहाँ पर जो है वो आएगी, ठीक है। 8% नीचे तक यहाँ पर कट ऑफ कम किया जाएगा। अदर जो शेड्यूल्ड एससी एसटी के कट ऑफ होगा या फिर ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो 8% तक यहाँ पर जो है वो लो किया जा सकता है, जो जनरल का कट ऑफ निर्धारित होगा। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आइए 18 नंबर पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और ये पॉइंट जो मेंशन किया गया है वो देख लीजिए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी एंड सेलेक्टेड ऑन द स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स शैल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी वैकेंसीज, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कि जो भी कैंडिडेट्स अगर यहाँ पर जो जनरल ओबीसी या फिर एससी एसटी के कैंडिडेट्स होंगे वो अगर जनरल के बराबर नंबर ले आते हैं तो उनको जनरल में यहाँ पर जो है वो अवेल करा जाएगा, उनको माना जाएगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। और यहाँ पर जो है वो ओबीसी वाले शिफ्ट यहाँ कर जाएंगे, लेकिन अब जो है ये जनरल में काउंट होंगे, ओबीसी में काउंट नहीं होंगे। तो इस तरह से जो पीछे जो ओबीसी के कैंडिडेट्स रहेंगे उनको यहाँ पर जो है वो रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस नियम से, कि जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जो भी आपके ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स होंगे उनका अगर यहाँ पर जनरल के मार्क्स के बराबर आता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो जनरल में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सपोज की जो ओबीसी वाले में जनरल में शिफ्ट कर जाते हैं तो ओबीसी का जो है सीट यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर एससी का कैंडिडेट्स अगर जनरल में चला जाता है तो एससी की सीटें यहाँ पर फिर जो है कैंडिडेट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से रिजर्वेशन का आपको लाभ यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर का दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, वेन एवर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी अवेल द बेनिफिट्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज देन सच कैंडिडेट्स वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ रिजर्व कैटेगरी। तो जब आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अवेल करेंगे, तो आपको उसी कैटेगरी में फाइट करना होगा। सपोज कि आप ओबीसी से हैं और एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर आप मांग करते हैं तो आपको यहाँ पर ओबीसी में ही फाइट करना होगा। तब आपको यहाँ पर ओबीसी से आप जनरल में नहीं जा सकते हैं, आपको ओबीसी में ही फाइट करना होगा। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो समझिएगा कि अगर आप यहाँ पर उम्र सीमा की जो मांग करते हैं, अवेल कराते हैं, एज रिलैक्सेशन की उम्र में छूट मांगते हैं, सीमा में छूट मांगते हैं, तो आपको यहाँ पर उसी कैटेगरी में फाइट करना होगा, चाहे आप जिस भी कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर जनरल में, ठीक है। तो आपको उसी कट ऑफ में यहाँ पर जो है वो आपको फाइट करना होगा अपने कैटेगरी में। उसके बाद यहाँ पर आपका इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद जो है यहाँ पर सारे मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे यहाँ पर मेंस का, इंटरव्यू का, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो कट ऑफ तय किया जाएगा विभाग द्वारा, और उसके आधार पर सीटें जो है वो भरी जाएंगी, ठीक है। और एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि सर्विसेज एलोकेशन जो है वो यहाँ पर आपको चॉइस दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कल हमने बताया था आपको कि यहाँ पर आपको सर्विसेज चॉइस का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप यहाँ पर ओबीसी में चॉइस का फिलिंग किए हुए हैं और अगर आप यहाँ पर जनरल में चले जाते हैं, ठीक है, जनरल में अगर आप शिफ्ट कर जाते हैं तो आपको यहाँ भी चॉइसेस जो है वो आपको पोस्ट का जो चॉइस है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर जनरल में, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जनरल में पोस्ट चॉइस अगर पसंद नहीं आता है आपको, ठीक है, और अगर आप फिर वापस रिजर्व कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो
आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। सर्विस एलोकेशन जो यहाँ पर है, सर्विस जो चॉइस है, पोस्ट है, उसमें आपको यहाँ पर छूट दी गई है। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है और ये बिहार लोक सेवा आयोग का जो नियमावली है उसके आधार पर ही शायद ये बनाया गया है। ऐसा सेम टू सेम लगभग लग रहा है। और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है लास्ट में कि देखिए यहाँ पर बिहार, यहाँ पर लिखा गया द बिहार सिविल सर्विसेज एंड बिहार जूनियर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट रूल्स 1951 ऑल द रूल सर्कुलर नोटिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस रिजोल्यूशंस issued by the various cadre controlling authorities with respect to the Jharkhand combined civil services examination in the past and related to the appointment on the basis of direct examination and hereby suspended by these rules। तो वहीं से ये सारे नियम जो है वो उठाए गए हैं। तो आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और इस नियमावली को समझ सकें।